मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू? तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। 70 साल जिस वायरस ने अपने देश को परेशान कर रखा था, उससे निजात पाने के लिए मोदी जी को वोट दिया एक इंजेक्शन के तौर पे। पर अब हालात इस तरीके से बिगड़ रहे कि इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। कोरोना 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 तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। देखो ये वीडियो एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जो लोग ऑक्सीजन पे थे, जो लोग वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर से बाहर निकल गए हैं, उनकी मुसीबत यहां खत्म नहीं हुई है। प्रोबेबली उनकी मुसीबत अब शुरू होगी इसके बाद। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत सीरियस वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग आज तक असिम्टोमेटिक थे या फिर जो लोग माइल्डली सिम्टोमेटिक थे, घर पे बैठ के आराम करके ठीक हो गए, उनको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहना है। जो लोग ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे, जिनको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन चल रहा था, जिनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे थे, या फिर इससे आगे जाके जिन लोगों को रेमडेसिविर टोसिलिजुमैब चुबा दिए गए, या फिर जिन लोगों को वेंटिलेटर पे रख दिया गया, मौत को टच करके वापस आ गए, ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत है। भले ही आप ठीक हो गए हो तो भी आप खतरे से बाहर नहीं आ चुके हो। आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये कोई मैं आपको डरा नहीं रहा, बस आपको वार्निंग दे रहा हूं, एक किस्म की चेतावनी दे रहा हूं। आपको अलर्ट रहना है। किस चीज को लेके? जो नया खतरा है उसको लेके। और ये नया खतरा कौन सा है? आप एक किस्म के फंगस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हो। वायरस को साइड में हटा दो, ये अब फंगस कैटेगरी का इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस नाम से इसे जाना जाता है और इस बीमारी को म्यूकर माइकोसिस के नाम से जाना जाता है। यह एक किस्म का म्यूकर होता है, यानी कि म्यूकर माइकोसिटिस नाम से एक फंगस होता है। इसकी एक कैटेगरी होती है, इसमें अलग अलग किस्म के फंगस होते हैं। आपके घर में ये एकदम कॉमनली पाए जाते हैं, बट आज तक आपको इन्फेक्ट नहीं किए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज तक आपकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग थी, एकदम बल्ले बल्ले चल रही थी। आज रेमडेसिविर की वजह से, टोसिलिजुमैब की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी इम्यूनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ चुका है। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी को शांत करने का काम करते हैं। जब भी आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है ना, वायरस से ज्यादा नुकसान आपको एंटीबॉडीज के स्टॉर्म की वजह से होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म। ये साइटोकाइन स्टॉर्म आपके खून में एंटीबॉडीज का बवंडर क्रिएट करता है। ये अलग अलग ऑर्गन्स पे ही अटैक करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी बॉडी ऑटो इम्यून अपने ही बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देती है एक तरीके से। तो इसे कहीं ना कहीं से शांत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है, इसीलिए टोसिलिजुमैब का यूज किया जाता है। और इसका अंजाम क्या होता है? जब भी इंसान रिकवर हो जाता है, भले ही उसकी बॉडी से वायरस चला गया है, बट उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी रहती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी रहती है। और यह कमजोर इम्यूनिटी इनवाइट करती है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज को। यह म्यूकर माइकोसिस एक ऐसे ही अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज का उदाहरण है। यह सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक ही नहीं है, बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग, इन्वेजिव, आपकी जान के लिए बहुत बुरा खतरा है। 50% लोग इसमें मर जाते हैं। अब तो एटलीस्ट सीरियस हो जाओ। यहां तक का वीडियो अच्छा लगा तो डरिए मत, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ते। जब भी कोई इंसान सीरियस कोविड से ठीक होकर बाहर निकलता है जिंदा, तब वो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, तेरे वजह से मुझे ये जो सेकंड इनिंग मिली है ना, अब मैं इसे पूरे जोश के साथ जीऊंगा। खुश रहता है, हैप्पी रहता है। बट इस यूफोरिया में वो एक चीज भूल जाता है, जिसे बोला जाता है पोस्ट कोविड केयर। सीधे सीधे इग्नोर कर देता है अपने बॉडी में जो छोटे छोटे चेंजेस, जो कि हमने सीरियस मेडिकेशंस लिए है ना, स्टेरॉइड्स या फिर रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं, इस बात को वो नोटिस ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके गम पे अल्सर्स क्रिएट होते हैं, मामूली से दिखने वाले अल्सर्स। प्रोबेबली ये हो सकते हैं ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस। ये एक किस्म का फंगस इन्फेक्शन होता है जो कि इग्नोर करने पे 1 या 2 दिन में आपके दोनों गम्स को खराब कर देता है। और इससे भी आगे जाके अगर और इग्नोरेंस किया जाए तो ये अपने मैक्सिला को खराब कर देता है, अपर जॉ, टाड़ू को खराब कर देता है, मैंडिबल को खराब कर देता है, लोअर जॉ। फिर भी इग्नोर कर दिया तो ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, यहाँ पे अपनी साइनस कैविटीज में जाके छुप जाता है। साइनस कैविटीज में उसे भरपूर लिक्विड मिलता है ग्रो होने के लिए, तेजी से ग्रो होता है, कैंसर से 10 गुना ज्यादा तेज ग्रो होता है।
ये अपनी आंखों में चला जाता है, आपकी आंखें खराब होती है, आपकी विजन लॉस होती है, अंधे हो जाते हो आप, आंख निकालनी पड़ सकती है, अपनी आई बॉल है उसे रिमूव करना पड़ सकता है। मैं डरा नहीं रहा, ये चीज़ें फैक्ट है, आप किसी भी फिजिशियन से पूछो, ये चीज़ें फैक्ट है। आपको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए, तभी आपकी जान बच सकती है। इंजेक्शंस मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से फिट एंड फाइन हो गए हो। आपको इस बात का कई दिनों तक केयर करना पड़ेगा। अगर आंखें निकालने के बाद भी यह फंगस इन्फेक्शन सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, उसे प्रॉपर ड्रेसिंग्स नहीं मिली, उसे प्रॉपर कंसल्टेशंस नहीं मिले, तो यह इन्फेक्शन आपके ब्रेन में चला जाता है, आगे चल के स्विच ऑफ हो जाता है इंसान, बैटरी खत्म। बहुत सीरियस चीज़ है। देखो बॉस, अगर इसे ट्रीट करना है तो कोई मेडिसिन है क्या? तो हाँ है, बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छा एडवांस मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी, एकदम कॉमनली यूज़ किया जाता है इस किस्म के म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा कई सारे एंटीफंगल मेडिसिन भी है, इसावुकोनाजोल, फोसाकोनाजोल, कई सारे मेडिसिन है, मिलते हैं मार्केट में, पर बहुत एक्सपेंसिव है। और आज की तारीख में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब से हमें एक बात सीखनी है कि ये मेडिसिन कभी भी शॉर्ट हो सकते हैं, मार्केट से गायब हो सकते हैं, और इन मेडिसिन का कोर्स भी आसान नहीं है। रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन ढूंढते ढूंढते आपको तो नानी याद आ गई रहेगी, इसके पता नहीं कितने इंजेक्शन आपको लग सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, सुशिक्षित बेरोजगार, उसका इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे अपना खुद का हैंडल है। उसने उसके घर वाले किसी एक बंदे को 50 से ज़्यादा एम्फोटेरिसिन भी चढ़ाया। आज भी उसको और भी कई ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत है। कितना खर्चा हुआ आप समझ लो, सीरियसनेस समझ लो, कितना आपको इस चीज़ को अटेंटिवली हैंडल करना है, इस बात की समझ आपको आ जानी चाहिए। यही मोटो है मेरे इस पूरे वीडियो का। जो भी डॉक्टर्स इस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करते, वो कोई एक डॉक्टर नहीं होता, वो एक डेंटल होता है, एक ENT सर्जन होता है, एक ICU स्पेशलिस्ट होता है, एक जनरल फिजिशियन होता है, एक मैक्सियोफेशियल सर्जन होता है, जॉ रिप्लेसमेंट करने वाला कोई सर्जन होता है, प्लास्टिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक किस्म का टीम वर्क है। सभी डॉक्टर्स मिलके टीम वर्क से इस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और बहुत कुटाना है इसमें, आप समझ लो इस चीज़ को कि कितने सारे सेशंस पड़ते हैं सर्जरी के और उसके बाद के ड्रेसिंग्स के। पेशेंट के बचने के चांसेस 50% है। 50% आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, 50% ऊपर वाले के पास। देखो, टेंशन वाली बातें बहुत हो गई, अब इससे हम बच कैसे सकते हैं ये समझ के लेते हैं। देखो, अभी तक अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है, ले लो, जो भी मिले ले लो बॉस। हमें वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचना है, हमें ऑक्सीजन तक भी नहीं पहुंचना है, वो नौबत ही नहीं आने देनी है। अच्छे से वैक्सीन लो, घर से बाहर निकलो मत, निकलना है तो मास्क पहनो, अच्छे कंपनी का मास्क पहनो, घर पे पल्स ऑक्सीमीटर साथ में रखो, चीज़ों को आगे बढ़ने ही ना दो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और लक बाय चांस, आपका बैड लक सुप्रीम क्वालिटी का रहेगा और आप वेंटिलेटर तक पहुंच गए और ठीक भी हो गए ये सारे मेडिसिन कंज्यूम करके, उसके बाद आपको पोस्ट कोविड केयर पे ध्यान देना है। कोशिश करनी है कि रेमडेसिविर से बचा जाए, कोशिश करनी है कि टोसिलिजुमैब और स्टेरॉइड से बचा जाए। स्टेरॉइड्स नो डाउट बहुत अच्छा वेपन होता है ऐसी किस्म की लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से बचने के लिए। स्टेरॉइड इज समथिंग विच कैन मेक डेड मैन वॉक एंड इट ऑल्सो कैन मेक वॉकिंग मैन डेड। दोनों कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। चलते इंसान को ये मुर्दा कर सकता है, मुर्दे इंसान को अच्छा कर सकता है। एक अच्छा फिजिशियन ही स्टेरॉइड्स का सही इस्तेमाल जानता है। सेंसेस को अलाइव रख के आपको स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना है। स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं, स्टेरॉइड्स मत इस्तेमाल करो। मेरी डॉक्टर से गुजारिश है, 9 या 10 दिन से ऊपर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल मत करो, मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला ऐसे पेशेंट्स में। स्टेरॉइड्स में भी हम कुछ रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन के बजाय हम जो अस्थमा वाला ब्यूडोकॉर्ट होता है उसको यूज कर सकते हैं क्या, या फिर कोई नेचुरल केमिकल सब्सटेंस जैसे कि कोल्चिसिन यूज कर सकते हैं क्या, या फिर अभी जो जाइडस का नया मेडिसिन आया है विराफिन, उसको ट्राई कर सकते हैं क्या। थोड़ा इस पर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस में इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक फार्मासिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस को अच्छे से समझ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और एक
एक पेशेंट की बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ सकता है। ये दोनों भी चीज़ें हैंड्स इन हैंड्स एक साथ चल सकते हैं। आयुर्वेद को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। आयुर्वेद के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथी के इतने सारे साइड इफेक्ट्स है। होम्योपैथी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कोई होम्योपैथी पे ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट करती है क्या। आप में से कोई होम्यो प्रैक्टिशनर हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करो नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? स्टेरॉइड से बचने के लिए हमें क्या करना है? पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा भी बढ़ जाए ना, पेशेंट को स्पायरोमीटर की आदत लगानी है। स्पायरोमीटर से कोशिश करो, आप एफर्ट्स लो। जब आप आपके लंग्स को स्पायरोमीटर से पुश करते हो, आपकी लंग्स की एक्सरसाइज कराते हो, तब कहीं ना कहीं हम स्टेरॉइड से बच सकते हैं। पूरी तरीके से मेडिसिन पे डिपेंड ना रहो। पेशेंट से गुजारिश है मेरी ये, आपको सोते वक्त जिस पोजीशन पे कंफर्टेबल फील हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन हो रहा है, उसी पोजीशन पे आप सोने की कोशिश करो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो भी पुराने डायबिटीज का शिकार है, भले ही रिसेंटली डायबिटीज क्यों ना हो, बट अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो, आपके लिए यह फंगस बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहले आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी। उसके लिए अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, अच्छे मेडिसिन चालू करने पड़ेंगे, रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। शुगर बढ़ने नहीं देना है एट एनी कॉस्ट, और कोविड तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। बात की गहराई को समझो। और अगर आप अभी अभी वेंटिलेटर से बाहर आ गए ना, तो डिस्चार्ज से पहले अपनी बॉडी की अलग अलग टेस्टिंग कराओ। सीबीसीटी, ब्रेन का एमआरआई, अपने ऑर्बिट्स का एमआरआई, अपने फंगस इन्फेक्शन की एक स्टेनिंग टेस्ट होती है, कई सारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स होते हैं, वो निकलवाने हैं, डेंटल एक्सरे कराना है। पूरा अश्योरिटी के बाद हमें घर पे जाना है। समझे? पूरी तरीके से फंगस को लेके हम अश्योर होते हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन अपने चेहरे पे मौजूद नहीं है, तभी हमें घर पे जाना है। घर पे जाने के बाद घर की जो माता बहनें हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर कोई ऐसा पेशेंट रिकवर होकर आपके घर में आता है, डस्टिंग करो, आप झाड़ू कटका करो, बट उड़ा उड़ा के मत करो। सस्पेंडेड डस्ट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस होता है। ये फंगस उनको नुकसान कर सकता है, आपको भी नुकसान कर सकता है। मैं कहूँगा कि यार झाड़ू, जो ट्रेडिशनल झाड़ू होता है ना, उसको रिप्लेस कर दो। किससे? हीपा फिल्टर वाला कोई वैक्यूम क्लीनर लो अच्छा सा। मुझे अगर कोई ऐसा वैक्यूम क्लीनर दिख जाता है ना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जितने जल्दी हो सके खरीद लो, उसको सीखो कैसे इस्तेमाल करना है। जितना हो सके झाड़ू कटका फिलहाल के लिए कम से कम ही यूज़ करो। घर की औरतों को एक और आदत होती है, चीज़ें साफ करते करते बाद में हाथ नहीं धोते। मैंने नोटिस किया है कई सारे घरों में, उसी हाथ से खाना पकाते, उसी हाथ से खाना सर्व करते। हर एक चीज़ फोमाइट हो सकती है, कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू और ये फंगस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से साफ सफाई पे ध्यान देना है। जितनी इंपॉर्टेंट अपने घर की सफाई होती है, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख में टॉप प्रायोरिटी पे अपनी खुद की साफ सफाई इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जाते जाते सरकार से मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ नींद से जागो। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब के बाद एम्फोटेरेसिन बी और कई सारे एंटी फंगल्स का स्टॉक किस तरीके से मेंटेन रखना है। होश में रहो, होश में। टास्क फोर्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, एसओपी बनाओ, दिमाग से काम लो। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन वो चोट पे दवा का असर करती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक अच्छा हेल्दी हिंदुस्तान बने, सारे लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते हुए रहे, और उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इस कड़वी दवा की ज़रूरत है। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने इस मोटो में। अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा हंसो यार, टेंशन मत लो, इतना भी कोई बड़ा कांड अभी तक तो नहीं हुआ है। बेस्ट ऑफ लक, आगे भी नहीं होगा। पॉजिटिव रहो। बाय बाय, हाई फाई।